नमस्कार। आज के योगाभ्यास सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे जितने भी मित्र हैं ऑनलाइन ऑफलाइन परिवार के लोग, आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे और वो विषय है मोटापा, ओवरवेट। काफ़ी बड़ी समस्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे जितने भी मित्र आगे मिलेंगे, जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस विषय पे बातचीत किया जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में ये समस्या बढ़ रही है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपके कमेंट्स का स्वागत है, आपके प्रश्नों का सुझाव होगा। आज हम लोग थोड़ा सा अपनी व्यवस्था को चेंज किए हुए हैं, तो एक नए तरीके से अभ्यास हम लोग करेंगे। बाद में लंबी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि यह बातचीत का विषय है, साथ में अभ्यास भी जारी रहेगा। तो आपके विचारों का, आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा। आप फेसबुक पेज पे जो अभी जितने भी लोग लाइव हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो बाद में देखेंगे, जितने भी लोग, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, नियमित की भांति हम अपने योगाभ्यास सत्र का शुभारंभ प्रार्थना से करते हैं। अपने अपने आसनों पे, अपने मैट पे, दरी पे, यदि संभव नहीं है, जिन्हें संभव हो चेयर पे आ जाएं। कमर गर्दन को सीधी कर लें, हाथों को जोड़ लें। अपने अपने गुरु, इष्ट, मित्र, देव, ईश्वर, जिन्हें भी हम अपने जीवन में श्रेष्ठ, आवश्यक, अनिवार्य मानते हैं, प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को नमन करते हुए अपने गुरु का वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमन, वंदन, अभिनंदन। चलिए, आज के विषय को हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं वो बातचीत पर ध्यान देंगे। बाद में हम अभ्यास करेंगे। हमारे परिवार के लोग जो ऑफलाइन है, अपना अभ्यास अपने तरीके से करेंगे। साथ में बातचीत पर भी ध्यान देंगे। तो आप माइक्रो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज जारी रखें, ठीक है। और हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। जी, हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। जितने भी लोग जुड़ सकते हैं, आप इसका चाहें तो, यदि आपको ठीक लगे, उचित लगे, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा, इंतज़ार रहेगा। आज का हमारा विषय है मोटापा, ओवरवेट, ओबेसिटी। असल में इसमें 3 चीज़ें हैं अलग अलग, और सबको एक साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, तो थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या है। और इन तीनों चीज़ों को यदि समझ लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। मोटापा यानी शरीर का फैल जाना, जो दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है, उसे हम मोटापा कहते हैं, समझते हैं। शरीर फैल गया है, स्थूल हो गया है, तो ये है मोटापा, ठीक है। दूसरा, ओवरवेट, वजन का बढ़ जाना। ये ज़रूरी नहीं है कि शरीर फैले तभी वज़न बढ़े। अगर शरीर मेंटेन है तभी वज़न बढ़ जाता है, लेकिन अक्सर जब शरीर फैलता है तो वज़न भी बढ़ता है। तो ये दूसरा है ओवरवेट। और तीसरा है जॉइंट्स का, शरीर का कड़क हो जाना। आप लोग माइक्रो एक्सरसाइज करते रहेंगे, अभ्यास जारी रखेंगे। बीच बीच में जिन्हें जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं,
सभी लोग, आप सभी लोग जितने भी मित्र ऑनलाइन हैं, अपने जॉइंट्स का आप मूवमेंट करते रहेंगे अपने तरीके से। अभी तक हम लोगों ने जितने भी अभ्यास किए हैं, जितने तरीके, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे। जो पहले 10 मिनट माइक्रो एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना माइक्रो एक्सरसाइज जारी रखेंगे, चाहे नीचे से या ऊपर से। बड़े आराम से रिलैक्स फील करते हुए बैठें। तो यह है मोटापा पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला शरीर का फैल जाना, दूसरा ओवरवेट हो जाना, और तीसरा है जॉइंट्स का कड़क हो जाना, यानी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं रह पाना। ये 3 चीज़ें हैं, और ये तीनों ही चीज़ें कुल मिला करके, इन तीनों को हम मोटापे के अंतर्गत रखते हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है किसी के लिए तीनों एक ही हो। जब समस्याएं आती है तो हर तरह से आती है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। अधिकांश लोगों को ये तीनों एक साथ अटैक करती है इकट्ठा। वजन भी बढ़ रहा है, और इस समय लॉकडाउन पीरियड में हमारा मैक्सिमम समय अपने घरों के ऊपर व्यतीत हो रहा है। शारीरिक अभ्यास की कमी है, दैनिक क्रियाकलाप पूरी तरह से लगभग बंद हैं। तो ऐसे में यह लाजमी है, स्वाभाविक है कि हमारा वजन बढ़ जाए, शरीर में स्थूलता आ जाए। हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था आलस के ऊपर। तो आलस भी इससे उत्पन्न होता है, और आलस से मोटापा आएगा, ओवरवेट होगा, सब कुछ होगा। आप सभी लोग माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, जॉइंट्स का मूवमेंट करेंगे, ठीक है, और बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल आराम से बैठिए, अभ्यास करें। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को। एक स्वभाव है प्रकृति का कि हर चीज समय के साथ बदलता है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। हमारे शरीर का भी स्वभाव है परिवर्तन होना, बदलना। तो ये कैसे बदलेगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में जड़ता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा वजन बढ़ता जाता है और स्थूलता बढ़ती जाती है, मोटा। यह प्रकृति है बेटा, बातचीत कम करें, ठीक है? यह प्रकृति है, ऐसा होना ही होना है। हाँ, आप अभी इधर ना आए कृपया, हमारे छोटे साहब पधार रहे हैं जी, हमसे दूर रहें फिलहाल। तो ये प्रकृति है हमारी। मोटापा बढ़ेगा, उम्र के साथ साथ बढ़ेगा। अब समस्या क्या है कि अभी हमारी उम्र अधिकांश लोगों को 40 साल की है, और वो चाहते हैं 20 साल की तरह दिखना। तो ये संभव नहीं है। परिवर्तन आएंगे, और परिवर्तन ही शाश्वत है। हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो। अगर हमारा उम्र 40 है तो हम 60 का न दिखें, हम 40 का ही दिखें, तो ये बेहतर होगा। या हम 40 हैं, हमारा उम्र 30 का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी वर्तमान में जी, हमें लग रहा है कि हमें अपने टॉपिक पे देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस पे चाहते हैं देखना। यहाँ पे एक हमने गलती किया है कि लिखा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आप समझ लें। आज का हमारा विषय है मोटापा। हम लोग मोटापे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ओवरवेट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यह उम्र के साथ स्वाभाविक है, लाजमी है, होना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटलांटा से डॉक्टर सोमवीर आर्य सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके माध्यमों से, आपके साथ, आपके इस क्षेत्र में क्रियाकलाप को देख करके हम लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी से पद्मकांत पाठक जी जुड़ रहे हैं, तो मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूं। हम लोग मोटापे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आज। समय के साथ बढ़ती है, बढ़ना है, लाजमी है, स्वाभाविक होना है, प्रकृति है। शरीर का चेंज होगा, परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। मोटापा में कुल मिला के हम लोगों ने चर्चा किया कि 3 चीज़ों एक साथ आ रही है। एक तो वजन का बढ़ना, दूसरा शरीर का फैल जाना, और तीसरा शरीर में जड़ता आ जाना। और ज़्यादातर तीनों चीज़ें एक साथ आती है, और इसे ही हम कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट। ये तीनों को हम कंबाइंड समझ लेते हैं, हालांकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर भी आगे हम अब इसको समझ लें ऐसा कि कारण क्या है। सबसे पहले हम इसके कारण के ऊपर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम निवारण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले कारण, सबसे बड़ा कारण है परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन।
जिसे कोई नहीं रोक सकता, यह होना ही है। ऐसा होगा, हर व्यक्ति में परिवर्तन होगा, लेकिन यदि परिवर्तन समय से ज़्यादा हो जाए तो समस्या है, अधिक मात्रा में हो जाए तो यह एक समस्या है, अनकंट्रोल्ड हो जाए तो समस्या है, अगर नियंत्रण के साथ हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। तो पहला कारण है प्रकृति में। दूसरा, हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ ज़्यादा डेवलप करती है। आप ध्यान दें, अगर हमारा ध्यान जिस क्षेत्र पे होगा वो विकास करेगा। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारा ध्यान शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन पे होगा तो हम उस क्षेत्र को डेवलप करेंगे, ज़्यादा विकास होगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे अगर हमारा फोकस है तो वो डेवलप करती है। अगर हमारा सोशल समाज के ऊपर फोकस है तो वो डेवलप करती है। उसी तरह से फिलहाल हमारा फोकस जो है वो शरीर है तो शरीर डेवलप करती है। आपका फोकस जिस तरफ होगा वो चीज़ें ज़्यादा ग्रो करती है। एक समस्या उत्पन्न हुई है कि हमारा फोकस स्वास्थ्य नहीं रहा है, अधिकांश लोगों के लिए भोजन रहा है। हम खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, अन्य चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अधिकांश लोग के साथ ऐसा है। तो जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके साथ ये समस्याएं आती है। अगर हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ होता जाएगा और ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी। तो चलिए, पहला कारण है एक तो परिवर्तन, दूसरा कारण है हमारा फोकस। हम तीसरे चीज़ पे चर्चा करेंगे जो दिखाई नहीं देता है और वो है तनाव। मेरे समझ से मैं अभी जो भी बातें कर रहा हूँ वो मैं ऐसा कहूँगा कि ये मेरे समझ से है, मैं नहीं कह सकता कि यही अंतिम सत्य है। इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनकी राय बहुत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा कारण है वो है तनाव। मोटापा में तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं दिखाई देती है, हमें छोड़ के बाकी सभी लोगों को पता है कि मैं तनाव में हूँ। और जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर की सारी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और उसका किसी भी तरह से रिजल्ट आ सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है। विकास आदित्य जी जुड़ रहे हैं, श्री राम चौरसिया जी, सर आपका नमन, वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत है इस सेशन में। हम लोग मोटापे पे चर्चा कर रहे हैं। तो तनाव की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तनाव को दूर करके ही बहुत सारी समस्याओं को दूर निजात पाया जा सकता है। हम लोग उस पर निजात पे चर्चा करेंगे। इसके क्रिया पहले हम लोग कारणों पे चर्चा कर रहे हैं। तो तनाव सबसे बड़ा कारण है इस समय अनियंत्रित जीवन शैली। हमारी जो जीवन शैली है, चाहे वो शौक से हो या मजबूरी में हो, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, आप में से एक लोग निर्देशन करे, गाइड करे, उसके अनुसार मैं अपने परिवार के साथ हूँ, सारे लोग अभ्यास कर रहे हैं। एक लोग गाइड करे और वो सारे अभ्यास करें, माइक्रो एक्सरसाइज करें एक व्यक्ति को देख करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हाँ, एक लोग देख लें, ऐसा अभ्यास करें, उसके बाद अभ्यास करते रहें एक के निर्देशन में। हम लोग बाकी आपका ध्यान हमारी तरफ हो। हम लोग मोटापे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो तनाव के बाद अनियंत्रित जीवन शैली है। अनियंत्रित जीवन शैली का मतलब है हमारे सोने का समय फिक्स नहीं है, जगने का समय फिक्स नहीं है, कब खाना है ये कोई फिक्स नहीं है। जब जो चीज़ें मिल जाए, जो चीज़ें हो जाए अपने आप अनायास, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक कारण है ओवरवेट का, ओबेसिटी का। एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जिसके वजह से हो गई है हमारे जीवन में, यह आ गया है। और वो है कारण, हम बातचीत करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देख रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो आनंद के साथ, आत्मीयता के साथ वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। तो भोजन जो है हमारे शरीर में उस स्वरूप में नहीं आ रहा है जिस स्वरूप में जाना चाहिए, यानी कि हमारा डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर में अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बढ़ रही है। तो उसका असर शरीर पे होगा, वो दिखेगा।
अनसेचुरेटेड फैट यदि हमारे शरीर में बढ़ेंगे, रंजीत राय जी का स्वागत है, आप हमसे जुड़ रहे हैं जी। तो आपके प्रश्नों का सुझाव, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। आपके सवाल, ये सारी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। इस संबंध में यदि कोई है, आपके सुझाव यदि कोई हैं, शिव पूजन सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी। तो आगे हम लोग चलते हैं। सबसे बड़ा कारण यदि मोटापा का है, ओवरवेट का है, वो कारण है उसका अनियंत्रित जीवन शैली, तनाव, और उसका सीधा अगर हम लोग बात करें फिजिकल वर्क, अगर हम देखें स्वास्थ्य के ऊपर अगर विचार करते हुए ध्यान दें, तो उसका कारण है ये है कि हमारा भोजन हमारे शरीर में उस मात्रा में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जिस मात्रा में हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। यानी हमने कुल मिलाकर के भोजन 500 ग्राम किया और वो भोजन 500 ग्राम डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो 200-300 ग्राम डाइजेस्ट हुआ, उसमें से अनसेचुरेटेड फैट्स बने, अनसेचुरेटेड प्रोटीन का निर्माण हुआ, अनसेचुरेटेड जो कि डाइजेशन में नहीं आया। जितनी चीज़ें डाइजेशन में नहीं आएगी वो शरीर में कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालेंगी, और जब वो प्रभाव डालेंगी तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे दिखाई पड़ेगा। अभी हमारी जीवन शैली है लग्जीरियस जीवन शैली, तो लग्जीरियस जीवन शैली से इसके वजह से हमारा शरीर अनकंट्रोल हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। हम अत्यधिक देखा देखी या फैशन की वजह से ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर ले रहे हैं, जिसके वजह से डाइजेशन सही नहीं हो रहा है। ठंडा पानी पीना और चिल्ड वाटर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। इस समय गर्मी का मौसम धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है, हालांकि ये और पहले हो जाता है। मौसम इस समय थोड़ा सा अलग है, काफ़ी चेंजिंग हो रही है, लू नहीं लग रहे हैं। नहीं तो मटके का पानी सर्वोत्तम है पीने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। बताएं, आप बात करें चाचा से, हम इधर बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। एक बड़ी समस्या आई है, बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं हमारे जीवन में जो आया है। मोटापा उतना बुरा नहीं है जितना आज के संदर्भ में या हमारे लिए है। शारीरिक श्रम हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये बड़ा वजह है। पहले अधिकांश लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए थे, शारीरिक श्रम ज़्यादा था, ऐसे में शरीर का हेल्दी होना बहुत अच्छा माना जाता था। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, कृषि कार्यों में या अन्य कार्यों में हम घर से बाहर रहते थे, उस समय से भोजन नहीं मिलता था, तो जो फैट्स हमारे शरीर में, यानी मोटे ताजे लोग ज़्यादा देर तक बिना खाए पिए भी काम कर सकते थे, करते थे, अभी भी कर लेते हैं। लेकिन जो शरीर जो फिट हैं, जो दुबले पतले हैं, जो स्मार्ट दिख रहे हैं, उनके साथ ये एक समस्या है कि मैं स्वयं यदि मैं अपना बात कहूँ तो हम बहुत ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रख सकते या भूख बर्दाश्त नहीं होती है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि भूख को बर्दाश्त किया जाए, लेकिन जो हमारा वर्तमान समय है, वर्तमान कंडीशन है, उसमें हमें भोजन जल्दी मिल भी जाते हैं। और यदि कृषि कार्यों में लोग जुड़े हुए लोग, अधिकांश कार्य घर से बाहर करना है और वहाँ भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो ऐसे में अनिल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। हम लोग मोटापा पे चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में हम जब घर से बाहर कार्य करते हैं तो भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो कभी कभी लंबे समय तक जीवन शैली में ऐसा, हम भी अपने घरों में काम करते हैं, घर पे जाते हैं, तो ये विचार होता है कि इस कार्य को समाप्त कर लिया जाए। भूख लगी है, लेकिन यह होता है कि इस काम को आज ख़त्म कर लिया जाए, भले ही 1 घंटा लगे। तो ऐसे में कृषि कार्यों से जुड़े हुए लोगों, अधिकांश लोग को समय से भोजन नहीं मिल पाता है और वो हमारे शरीर पे असर पड़ता है। तो यह भावना धीरे धीरे डेवलप हुई कि जब हमारा और यह शारीरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है कि जो मोटे ताजे लोग होते हैं वो काफ़ी देर तक रह सकते हैं, इन कंडीशन में भी उनका शरीर काम करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में फैट्स जमा है वो धीरे धीरे टूटता है और हमें एनर्जी देता है। तो
तो उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन वर्तमान जो जीवन शैली है वो काफ़ी चेंज हो गई है और इस जीवन शैली में, इस दिनचर्या में शारीरिक श्रम धीरे धीरे घट रहे हैं, भोजन की उपलब्धता बढ़ रही है और ऐसे में यदि मोटापा बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो एक बहुत बड़ा कारण है शारीरिक श्रम की कमी। यदि श्रम में हमारे कमी आ रहा है तो मोटापा हमारा बढ़ेगा या ओवरवेट बढ़ेगा या जॉइंट्स मूवमेंट, हम तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं कुल मिलाकर के, तो ये बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने चर्चा किया अत्यधिक ठंडे पदार्थों के सेवन करने से, अत्यधिक चिल्ड वाटर ये समस्या है, ज़्यादा लगातार बार बार कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेने से या जूस का ज़्यादा सेवन करने से, अत्यधिक मात्रा में, हम कंट्रोल के साथ नहीं करें, अत्यधिक मात्रा, कभी आपका मन हुआ ज़रूर ले लें, कोई समस्या नहीं, लेकिन उसको दिनचर्या में शामिल यदि करेंगे तो समस्या है। शारीरिक श्रम की कमी सबसे बड़ी समस्या है। स्थापित मान्यताएं, ये समस्या है कि मोटे लोग बहुत हेल्दी होते हैं। मैं भी आज से 15 साल पहले जब सर्विस ज्वाइन की थी तो उसके बाद लोगों को लगा कि अब तो नौकरी पा लिए तो आपको हेल्दी हो जाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं या क्या खाते पीते नहीं हैं, पूरा शरीर आपका सूखता जा रहा है। ऐसा नहीं, ये मान्यताएं हैं और उसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्थापित मान्यताएं कि मोटे लोग बहुत स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं। आज बहुत सारे लोग मोटापा से समस्याग्रस्त हैं, कुछ लोग कम वजन से भी समस्याग्रस्त हैं, दुबले पतले होने से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अच्छा नहीं लगता है, तो समस्याएं तो है, उसका निवारण करना है। आज का विषय हमारा मोटापा है। तो आइए, सुधीर बाबू जुड़ रहे हैं DLW वाराणसी से, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। हमारे नियमित अभ्यासी लोग हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे इस प्रयास से आपको लाभ मिल रहा हो और आपको लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसी हमारी चाहत है जी। आगे, हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या जो है मोटापा का जो कारण है वो ये कि हम बहुत जल्दी भोजन कर रहे हैं आजकल। 5 मिनट में भोजन समाप्त। यदि जिन भी मित्रों के जीवन में ऐसा है कि वो 5 मिनट में या 10 मिनट में भोजन को समाप्त कर लेते हैं, सब उसका एक रीज़न ये है कि भोजन पे सबसे कम समय हम दे रहे हैं। और जिस क्षेत्र में हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया कि जिस क्षेत्र में हम सबसे कम समय देंगे वो हमारे लिए समस्या करेगा और जिसमें हम ज़्यादा समय देंगे वो डेवलप करेगा। हम वर्तमान में समय दे रहे हैं टीवी पे, मोबाइल पे, अन्य आवश्यक वार्तालाप में, तो हमारे शरीर पे असर पड़ रहा है। भोजन पे हमने सबसे कम समय दिया है। हम भोजन करते समय टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, ये अन्य आवश्यक है। भोजन पे समय दें तो भोजन पे समय दें, बाकी चीज़ों को दूर रखें। जल्दी खाना खा रहे हैं, इसके वजह से डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट आलू में, चावल में, गेहूं में, रोटी में, अनाजों में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट है। और हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, डाइजेशन, वो मुंह के लार से होता है। यानी आप जितना देर तक अपने मुख में रखेंगे भोजन को, जितना देर तक चबाएंगे इसे, जितनी देर तक उसके साथ आप जुड़ेंगे, उतना वो डाइजेस्ट होगा। और जितना कम समय आपने उस पर समय दिया, खर्च किया, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर में ही दिखेगा। कब्जियत की समस्या होगी, ओवरवेट होगा, मोटापा बढ़ेगा, ये सीधी सी बात है। अन्य समस्याएं भी बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, बहुत सारी समस्याएं होगी। कुल मिलाकर के कारण है कि भोजन का डाइजेशन नहीं हो रहा, पूरी तरह से नहीं पचना। और उसका एक कारण यह है जल्दी भोजन करना, निगल जाना, चबाना नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। हमारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में फाइबर्स की कमी हो रही है। कच्चे फल, सब्जी, अनाज हम नहीं ले रहे हैं, तो ये एक कारण है मोटापा बढ़ने का। बहुत ज़्यादा लग्जरियस भोजन, तेल मसाला, एक फैशन चल गया है इस समय कि हम तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटल में खाते हैं, हम पैसे वाले लोग हैं। यह भी एक कारण है, हो सकता है। मजबूरी में खाना, कभी कभी खाना, एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाना,
एक अलग बात है और शौकिया इस क्षेत्र में जाना एक अलग बात है। तो आप अपने घर परिवार के साथ घर के भोजन पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अन्य कारण है मोटापे का जो मेरे समझ से, वो है जल की कमी। पर्याप्त मात्रा में हम जल का सेवन नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से जल का सेवन नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से भोजन को मुख में ज़्यादा देर तक रखना है, उसी तरह से पानी को भी अपने मुख में ज़्यादा देर तक रखिए और फिर धीरे धीरे पानी को पीजिए। एक तो चिल्ड वाटर ना हो, नॉर्मल सादा पानी पिए, और दूसरा उसको देर तक शिप शिप करके घूट घूट करके पानी पिए। हमारा जुड़ाव नहीं हो रहा है। योग सीधा सा संबंध है जुड़ाव, जुड़ना। हम भोजन से नहीं जुड़ रहे हैं, हम पानी से नहीं जुड़ रहे हैं, हम वायु से नहीं जुड़ रहे हैं, हमारा जो शरीर से हम अपने नहीं जुड़ रहे हैं। हम जुड़ किससे रहे हैं? सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं। अभी आप यदि जुड़ रहे हैं तो हो सकता है यह पॉजिटिव हो, लेकिन यदि आप टाइम पास करने के लिए जुड़ रहे हैं तो यह पॉजिटिव नहीं होगा। आप समय दें, जरूर दें, सोशल मीडिया का जरूर उपयोग करें, टीवी जरूर देखें, लेकिन उसका अपने जीवन में सदुपयोग करते हुए करें, बहुत लाभ होगा। अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो ये नुकसान हमारे शरीर के ऊपर दिख रहा है। तो ये इन बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। एक बार हम इसे क्रम से कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, मोटापा का। दूसरा, तनाव जो कि दिखाई नहीं देता है। तीसरा हम कारण अनसेचुरेटेड फैट्स, अनसेचुरेटेड यानी भोजन का डाइजेशन नहीं होना, यह एक कारण है। अगला, ज़्यादा लग्जरियस भोजन, बाहर का भोजन ज़्यादा करना। अन्य कारण यह है टीवी, मोबाइल, पेपर, इसके साथ भोजन करना, इसको देखते हुए, बातचीत करते हुए, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हम भोजन के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक कारण यह है जल्दी जल्दी खाना खाना, ये एक कारण है। एक है अत्यधिक ठंडे पदार्थों का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स इत्यादि, जूस का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। कम मात्रा में जल का पीना एक कारण हो सकता है। पानी हम कम पीते हैं तो हमारा फैट्स वो बर्न नहीं होगा, डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, वो यूरिन के मात्रा में यूरिक एसिड बाहर नहीं जाएगा, शरीर से पसीना नहीं निकलना, शारीरिक श्रम की कमी बहुत बड़ा कारण है। तो इन कारणों के वजह से हमारा मोटापा, ओवरवेट और जॉइंट्स पेन, ये सब इन सारी चीज़ें बढ़ रही है। और अब हम चलते हैं निवारण के ऊपर। कारण तो है, तो जो कारण है निवारण भी उसी में छुपा हुआ है। यदि हम कारणों को दूर करेंगे तो निवारण अपने आप आ जाएगा। तो निवारण क्या है? सबसे पहले अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें। अब जीवन शैली में परिवर्तन होने का मतलब यह है, हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जीवन शैली कैसा हो, उसके ऊपर विस्तार से हम लोगों ने बातचीत किया था। हम आज विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे उस समय संबंध में। अपना जीवन शैली को संयमित करें, नियंत्रित करें, अनकंट्रोल्ड ना हो। सोने का, जगने का, खाने का, पीने का एक सुनिश्चित करें विषय। दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में फाइबर्स की कमी हो रही है। सब्जियों का, फलों का सेवन हम कम कर पा रहे हैं। कारण कई है, उपलब्धता कमी हो, उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की मात्रा है, ये भी एक कारण हो सकता है। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसका निवारण ये है कि आज के समय में जो ताज़ी सब्जियां मिल रही है उसका आप सेवन करें। फल जो मिल रहा है, हमें अपने भोजन में, भोजन के साथ हरी ताज़ी सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का और फलों की मात्रा को बढ़ाना है। प्रातः काल में आप यदि सिर्फ फ्रूट्स का सेवन करें बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय बहुत महंगे नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और ताज़ा फल, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आप सेब ही खाएं, आप अंगूर ही खाएं। आपके आसपास जो चीज़ें उपलब्ध है, यदि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप कच्चे सब्जियों के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इस समय खीरा का, टमाटर का बहुत सस्ता है, आप भरपेट जो ज़्यादा। एक चीज़ हमें समझना है यहाँ पे कि आप भोजन कर रहे हैं तो आपका 2 थाली होना चाहिए, 2 प्लेट में भोजन होना चाहिए। एक प्लेट वो जो आपको पसंद है, जो आप खाना खाते हैं डेली, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, जो भी आप लेते हैं वो एक प्लेट होना चाहिए। और दूसरा प्लेट होना चाहिए ताज़े सब्जियों का, और जो कच्चा हो।
कच्ची सब्जी जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, चुकंदर, इन चीज़ों का आप सबसे पहले भरपेट ये सलाद को खाएं, ताकि इसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा आपके शरीर में जाए। बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, भूख लगी एक्सरसाइज। अब एक हमारे मित्र हैं जिनका कहना है कि हम जब से अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब से भूख ज़्यादा लग रही है और हमने खूब खाना खाया और हमारा वज़न बढ़ गया। ये हो सकता है ऐसा, लेकिन ये तरीका अगर हम थोड़ा सा परिवर्तित कर दें तो ऐसा नहीं होगा। क्या परिवर्तित करना है? आपको सबसे पहले जितना खा सकते हैं जो उपलब्ध है आपके लिए, फलों को ले सेवन करें, भोजन करें। यदि प्रातः काल में तो जो भी आपके लिए उपलब्ध है, जो हो सकता है वो फल लें। जैसे कि आप इस समय तरबूज, खरबूज, केला हमेशा मिलता है, हर जगह उपलब्ध है। इन फलों का यदि सेवन करते हैं, यदि ये नहीं उपलब्ध है तो आप खीरा खाएं, इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी को कफ की ज़्यादा समस्या है तो वो बात कर सकते हैं, उनके लिए अलग से विचार किया जा सकता है। कफ के लिए भी थोड़ा सा निदान किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे यदि हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले आपको 2 प्लेट लेना है। एक भरपेट कच्चे फल सब्जियों का सेवन करना है और दूसरे रूप में इसे भोजन के रूप में लेना है। यदि हम ऐसा करते हैं और दोनों तीनों टाइम जितना भी। दूसरा उपाय है, आप तनाव के वजह से ज़्यादा हम भोजन करते हैं, तनाव है हमें पता ही नहीं चलता है, तो तनाव को दूर करने के जो भी उपाय हैं, शरीर अनकंट्रोल हो जाता है, उसकी बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है। तो तनाव दूर करने के जो भी उपाय संभव हो वो सब कुछ आप करें। क्या उपाय हो सकता है? आपको यदि डांस पसंद हो आप डांस करें, यदि आपको स्पोर्ट्स पसंद हो स्पोर्ट्स वो करें, आपको गाना पसंद है, म्यूजिक पसंद है तनाव को दूर करने के लिए, वो करे काम। वो हमने जीवन शैली में बात किया था आगे किसी दिन। जो भी तनाव मुक्ति के उपाय हैं, जो लग रहा है कि हो सकता है, यानी कि जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है, और ऐसे कार्य जिससे दूसरे को कष्ट ना हो। अब किसी को 12 बजे रात को जोर जोर से चिल्लाना पसंद हो तो ये अच्छी बात नहीं होगी, है ना। यानी दूसरे को भी कष्ट ना हो और आपका भी आनंद बढ़े। तो ऐसे कार्य यदि हम करेंगे, तनाव मुक्ति के उपाय करेंगे, आप अपना समझ लें आपको क्या पसंद है, जरूर करें। पुस्तक पढ़ना पसंद है, ध्यान करना पसंद है, योगाभ्यास पसंद है, आप वो उसमें। और जो आप कार्य कर रहे हैं, किसी को खाना बनाना पसंद है वो खाना बनाए भाई, और हमें भी खिलाएं, हमें भी इनवाइट करें। हालांकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इनवाइट करेंगे तो बेहतर होगा, है ना जी। मुस्कुरा रही हैं हमारी मोहतरमा। आगे चलते हैं। कारण था धीरे धीरे भोजन करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आनंद के साथ भोजन करें। टीवी, मोबाइल भोजन करते समय दूर रखें इन सब चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें भोजन करने पर। चबा चबा करके भोजन करें, आपका फैट्स वैसे ही बर्न हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि सबके लिए सारे उपाय ये शूट न करे। हर व्यक्ति का प्रकृति अलग है, शरीर अलग है, और निदान भी अलग अलग हो सकता है। तो जिनके लिए जो उपलब्ध हो इन सारे सभी को आजमाएं तो बहुत बेहतर होगा। शशि समीर जी आपका स्वागत है। अवनीश जी आपका बहुत स्वागत है। उदय प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे सभी मित्रों का, अग्रजों का, आप सबका स्वागत है। हम लोग मोटापे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, और जल ताज़ा हो, ठंडा बहुत ज़्यादा चिल्ड ना हो, शीतल जल पी सकते हैं बिल्कुल। धीरे धीरे पानी पिएं और अपने बॉडी वेट के अनुसार पानी। किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे, एक दिन हो सकता है कल या परसों, कि पानी का सेवन कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, हम उसको आगे लेंगे। तो एक विषय है, हम जब भूख लगे तभी आप भोजन करें। मोटापा बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, भूख नहीं लगी आपने खाना खा लिया। अभी हमारा जो भोजन हो रहा है वो समय के अनुसार हो रहा है, भूख के अनुसार नहीं हो रहा है। हमारा समय हो गया, हम खाना खा लिया, भोजन बन के रेडी हो गया, हमने खाना खा लिया, हमें भूख नहीं लगी। तो ऐसा होगा कि अगर आपको भूख नहीं लगी और आपने खाना खा लिया
तो वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स का निर्माण शरीर नहीं कर पाएगा। और जब भूख लगती है तो हमारे माइंड को यह मैसेज आता है कि भूख लगी है भाई, भोजन चाहिए, और उसको पचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में होने लगता है। तो ऐसे में जब भूख लगी, जोरों से भूख लगी, उस समय हम कहते हैं, एक प्रथा है, कहने लोकोक्ति है कि भूख जो है एक चटनी का काम करता है, यानी कि खुद में वो एक भोजन है। चटनी, अचार, ये सब भोजन को पचाने में सहायक साबित होते हैं। तो यह बहुत असर करता है भूख। और बहुत अच्छा भूख लगे, बहुत तेज़ी से नींद आए तो कैसा भी भोजन मिलेगा तो हम कर लेते हैं, कहीं भी जगह मिलेगा तो हम सो लेते हैं। तो भूख लगने पर ही भोजन करें। कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप हो आपके दो भोजन के बीच में। हमारी एक वर्तमान में आदत है कि हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हाँ, जिन्हें डायबिटीज की समस्या है, डॉक्टर जैसा किसी व्यक्ति को ऐसा कह रहे हैं, तो ये अलग बात है। तो वो ज़्यादा मात्रा में भोजन का सेवन न करें ताकि भूख लगते रहे। इतना ही भोजन लें कि हर समय भूख लगता रहे, और भूख लगने पर ही भोजन करेंगे, डाइजेशन कंप्लीट होगा, ओवरवेट नहीं होगा। यह बिल्कुल गारंटी तौर पे है। ऐसा होता है, हो सकता है। अगला और सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है, वो शारीरिक श्रम को बढ़ाएं। अपने जीवन में श्रम को लाएं। कम से कम दिन में 2 बार शारीरिक श्रम करें, पसीना को उत्पन्न करें। यहाँ पे शारीरिक श्रम का मतलब ये नहीं कि हमने 5 मिनट कोई काम किया और हो गया, ऐसा नहीं। आप अपने जीवन में श्रम को बढ़ाएं। फिलहाल हम लोग श्रम से दूर भाग रहे हैं, इसलिए इन सारी समस्याएं ये उत्पन्न हो रही है। हम श्रम के साथ जुड़ें, हम खेतों में काम करें, हम स्पोर्ट्स में जाएं। यदि हम अपने बागवानी में, खेतों में श्रम कर, घर में श्रम है, बहुत सारा श्रम करें, और इतना श्रम करना चाहिए जितना हमारे शरीर में पसीना आ जाए। अब यदि आपको, अब कोई व्यक्ति हाई बीपी का जिनको समस्याएं हैं, तो वो धीरे धीरे ही काम करेंगे। उनके लिए बीपी को भी कंट्रोल रखना है। तो बेहतर होगा कि आप घंटा 2 घंटा काम करेंगे, तब आपको पसीना आएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आधे घंटे में पसीना आएगा। पसीना शरीर से, ऐसा हमारी प्रथा है, हमारे शास्त्रों में, हमारी व्यवस्था में, संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि हमें 3 स्नान करना चाहिए। कितने स्नान करने चाहिए? 3। कब कब और कैसे कैसे? पानी से। पहला स्नान यदि हो हमारा, वो है पसीना से होना चाहिए। यानी हम प्रातः काल में, मतलब हो सकता है कि आगे पीछे हो, जरूरी नहीं कि क्रम से हो, लेकिन एक स्नान है पसीने का स्नान को सबसे उत्तम माना गया है। यानी श्रम, शारीरिक श्रम होना चाहिए और पूरा शरीर पसीने से भर जाना चाहिए एक बार। दूसरा स्नान जिसके श्रेष्ठ माना गया है, हमारे जीवन में शामिल होना चाहिए, वो है तेल से मालिश होनी चाहिए शरीर का। वो भी एक स्नान है, यानी मसाज होना चाहिए शरीर का। आप स्वयं करें या किसी दूसरे का हेल्प लें, वो आपका विषय है। हमारा विषय है स्नान होना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण जिसे हम नियमित कर रहे हैं, वो है जल का। तो मात्र जल का स्नान नहीं हो, पसीने से भी स्नान हो और तेल से भी स्नान हो। तेल से स्नान होता है तो रोम छिद्र खुलते हैं, गंदगी बाहर निकलती है। जल से स्नान होता है तो शरीर ठंडा होता है, ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जब हम पसीने से स्नान करते हैं तो शरीर के टॉक्सिन, विष बाहर निकलते हैं। तो ये तीनों स्नानों को अपने जीवन में लाएं। अगर आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं तो श्रम को अपने जीवन में जरूर लाएं। कम से कम 2 बार, सुबह शाम, यदि संभव हो स्पोर्ट्स, डांस, जो भी संभव हो। आपका खेत है, खेतों में काम करें, उससे पसीना लाएं। अब ज़बरदस्ती पसीना नहीं लाना है कि नहीं हमें पसीना ला के ही रखना है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे। पंकज जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे पोस्ट को शेयर किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। आप नियमित हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे अभ्यासी हैं। आप लगातार अभ्यास प्रयास कर रहे हैं और हमारा भी यही प्रयास है कि यह लॉकडाउन पीरियड में योगाभ्यास आपके जीवन का अंग हो। अंतिम रूप से हम बात करेंगे जो कि एक उपाय है,
और वो है योगाभ्यास। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ की चर्चा, वो है दूध। हमारे जीवन में दूध बहुत ही महत्वपूर्ण, दुग्ध मिल्क बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन वर्तमान में हमारी जो दूध की क्वालिटी है वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का हमें होना चाहिए। यह जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, मित्र हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो सारे लोग बताते हैं, कह रहे हैं कि दूध की दो क्वालिटी है, एक A1 और दूसरा A2, ये दो तरह के मिल्क हैं। वर्तमान में A1 मिल्क की अधिकता है। A1 प्रकृति का जो मिल्क है हम उसका सेवन ज़्यादा करते हैं और इससे अनसेचुरेटेड फैट्स बढ़ते हैं। तो ऐसे दूध का सेवन करना, मिल्क का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। तो अच्छा होगा आप इसका उपयोग न करें। बेहतर होगा कि आप A2 टाइप का दूध का उपयोग करें, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पता कैसे चले कौन A1 है कौन? हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि A1 और A2 मिल्क कौन सा है? इसका बहुत सीधा और सिंपल सा उपाय है, और वो ये है कि भारत की जितनी देसी गायें हैं वो सारी की सारी A1 मिल्क A2 मिल्क देती हैं, उत्पादन करती हैं। इनसे जो दूध, जो नेचुरली जिनकी ब्रीडिंग होती है, जो सामान्य प्रकृति से जो गर्भधारण करती हैं नेचुरल तरीके से, और इनसे जो दूध उत्पन्न होता है, जो देसी गायें हैं, ये इनका जो दूध होता है वह A2 है। इसलिए A2 मिल्क बहुत महंगे मिलते हैं, कम से कम 100 रुपये लीटर। और A1 जो फ्रिजियन है, विदेशी नस्ल की गायें हैं जो क्रॉस करके बनाई गई हैं, इससे जो दूध मिलता है वह है A1। और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, हानिकारक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना लें, लेकिन यदि आपकी समस्या मोटापा है, मैं किसी को इस स्तर पे नहीं कह सकता कि आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, किसी का भोजन ही वही है, लेकिन यह एक कारण है, आप इस कारण को समझें। तो यदि आपका कारण ये है, मोटापा है, स्वास्थ्य है, ओवरवेट है, तो इनसे यदि आप बचेंगे, अनसेचुरेटेड फैट प्राप्त होगा। बचने की मैं बात कह रहा हूँ, जितना बचेंगे बेहतर हो। हम धीरे धीरे मिल्क को चेंज कर लें, एक गाय पाल लें, या ऐसे लोगों को प्रश्रय दें जो देसी गाय पालते हैं। चूँकि वो ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, खर्च बढ़ जाती है, इसलिए उसकी लागत भी बढ़ेगी। तो यदि हमें दूध पसंद है तो पैसा आप खर्च ज़रूर करें, कम मात्रा में लें, A2 मिल्क लें, देसी गाय का, देसी नस्ल की गाय का यदि हम सेवन करते हैं। उपलब्धता नहीं है, मुझे भी जानकारी है, उपलब्धता कम है, तो हम इस उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। बहुत तरह के उसके लिए उपाय हैं। तो ये निवारण के ऊपर आज हम लोग का चर्चा हुआ, मोटापे का, मोटापा, ओवरवेट। अब एक अंतिम उपाय जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, और वो है योगाभ्यास। हम ऐसे कौन से योगाभ्यास करें जिससे, क्या मोटापा योगाभ्यास से दूर हो सकता है? बिल्कुल दूर हो सकता है। कई सारे मित्र बार बार पूछते हैं कि हमारा पेट इतना निकल गया, कैसे दूर होगा और कितने दिन में दूर होगा? ये एक समस्या है बड़ी सी, कि आपने बहुत समय दिया है, 2 साल, 4 साल, 10 सालों से बहुत परिश्रम किया है इस मध्य क्षेत्र को, शरीर को फैलाने में, मोटापा को दूर करने में, और आप चाहें कि हम 4 महीने में इसे ठीक कर लें, यह कदापि संभव नहीं है। और यदि कोई गारंटी दे रहा है तो यह खतरनाक है आपके लिए। ऐसा कोई भी युक्ति नहीं है, यंत्र नहीं है, उपाय नहीं है कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आपके मोटापे, जो कि आपने 10 सालों में डेवलप किया है, उसको 10 दिनों में, 10 महीनों में दूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। और ख़ास करके किसी टॉनिक से, दवा से, योगाभ्यास से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अगर हम इन सब का उपयोग करें, सबसे पहले तो यह हमारे जीवन शैली से आया है। तो अभी तक हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों के ऊपर चर्चा किया, वो सारे उपाय करेंगे तो यह ज़रूर ठीक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी हमें अपने मोटापे को रोकना है, ओवरवेट को रोकना है। एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आप नेट सर्च करें, गूगल पे BMI सर्च करें, उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे बॉडी मास इंडेक्स का। उसमें आप जिस फॉर्मेट में वो आ रहा है, वो केजी में आ रहा है, वो
फीट में, इंच में आ रहा है, वो सेंटीमीटर में आ रहा है, जिसमें वो डिमांड कर रहा है उसमें अपने बॉडी का अपना वेट उसमें डालें। वो एक कैलकुलेशन है, सूत्र है, BMI, इससे कैलकुलेट की जाती है। अपना वेट डालें, उसमें अपनी हाइट को डालें, तो आपका BMI इंडेक्स आ जाएगा कैलकुलेट करके कि आपका BMI इंडेक्स इतना है। यदि आपका BMI इंडेक्स 18 से नीचे है तो आपका इसे बढ़ाने की जरूरत, आपका वजन कम है। और यदि आपका 25 से ऊपर है तो आपका वजन आपके शरीर के अनुसार, हाइट के अनुसार ज़्यादा है। तो अगर आप इसके बीच में है तो ये सही है। तो ये हुआ वजन। BMI इंडेक्स आप 18 से 25 के अंडर में है, 18 से 23 स्टैंडर्ड है, अगर 25 तक चलेगा उससे ऊपर ओवरवेट आता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज में है तो आप अपने को प्लीज़ मोटे या ओवरवेट न माने। अब दूसरी बात, पेट निकल गया है, यह एक अलग समस्या है, क्योंकि हमारा फैट्स जो है, अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे पेट पर बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है। तो इसके लिए अभ्यास करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास को। नेचुरोपैथी का उपयोग कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने जितने चर्चा किया वो कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़, अपने जीवन शैली को नियंत्रित करें, चेंज करें, परिवर्तित करें, भूख लगने पे भोजन करें, इन सभी चीज़ों को अपनाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि यदि जिनके जीवन में ये समस्याएं हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पूरी की पूरी जीवन शैली, दिनचर्या को एक नोट डाउन करें और वो हमारे भेजें, ताकि आपके लिए बेस्ट क्या है उसका उपाय किया जा सके। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ अलग समस्याएं हैं और सबका निवारण एक जैसा नहीं हो सकता है, यह कॉमन निवारण है। इनमें से कोई किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए कोई उपाय फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए कोई कारण है, किसी के लिए कोई दूसरा कारण है। तो सबका कारण अलग है, परिस्थितियां अलग है, उपाय अलग हैं, तो उसी अनुसार क्रियाकलाप करने होंगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को भेज सकते हैं, उसके अनुसार आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है उस पर बातचीत की जा सकती है। प्रातःकाल सोने से लेकर के जगने तक का पूरा क्रियाकलाप आप लिख करके भेजें, फ़ोटो खींच करें मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मेल कर दें, या फेसबुक पे डाल सकते हैं। जिस तरह से संपर्क कर सकते हैं आप उस तरह से संपर्क कर लें, पर्सनल मिल लें जिनसे संभव हो, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं आगे। और अंतिम रूप से जिस पे हम लोगों ने चर्चा की, और वो है जी, एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। रात्रि का भोजन आप हर हाल में 8 बजे से पहले करने का कोशिश करें, तभी वो डाइजेस्ट हो पाएगा। यदि भोजन डाइजेस्ट होगा, जैसे कि भूख लगने पर भोजन करें, 2 भोजन के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप दें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, कच्चे भोजन, सलाद, अंकुरित अनाजों का उपयोग करें, जीवन शैली को नियंत्रित कर ले, फलों का सेवन कर सकते हैं। तो अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए जो भी क्रियाकलाप आपको अच्छा लगता है, खुशहाल होने का प्रयास करें। ज़्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन न करें, तनाव न पालें, ऑफिस का कार्य अपने शरीर घर के ऊपर न थोपें, तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। जैसे हमारा यह लाइफ है, यह कोई मशीन कंपनी नहीं है, हम इसे कंपनी की तरह ट्रीट ना करें कि ये इतना टारगेट दिया गया था, ये टारगेट नहीं पूरा हुआ। हम अक्सर करते हैं घर में जा कर के, उससे इरिटेट होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। बच्चे ने इतना होमवर्क नहीं किया, घर में ये होना था, इतना काम होना था, ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा बाकी रह गया तो इतना ज़्यादा तनाव में न आए, गुस्सा न हो। गुस्सा आपका तनाव को बढ़ाएगा, आपके घर परिवार के तनाव को बढ़ाएगा। अगर आपका अगर वेट नहीं बढ़ा तो दूसरे का बढ़ेगा, दूसरे तनावग्रस्त होंगे, समस्याएं आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि हमारा ओवरवेट ही हो, अन्य समस्याएं आ सकती हैं। तो इसे एक प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, बहुत महत्वपूर्ण जीवन मिला है, शरीर मिला है, इसका एंजॉय करें। एक और बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हम बहुत मोटे हो गए हैं। तो आप जो मानेंगे, जिस पे आप ध्यान देंगे, वही काम होगा। मैं एक उदाहरण बार बार देता हूं, अभी भी दूंगा। एक टीवी कलाकार है भारती सिंह, देखने में उनका शरीर कैसा है आप देखें, लेकिन मेरी जानकारी में वो ओवरवेट नहीं है, थोड़ा शरीर फूला हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो
आपके शरीर में असली समस्या है, वेट कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बीएमआई इंडेक्स से अपना पता कर लें, उस अनुसार रखने का प्रयास करें। उसके लिए शॉर्टकट ना अपनाएं, लंबा समय दें, साल भर का समय दें, 6 महीना का कम से कम समय दें। और उससे बड़ी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके जॉइंट्स में, शरीर में स्थूलता नहीं आनी चाहिए, जड़ता नहीं आनी चाहिए। अगर आपके शरीर में स्थूलता है, जड़ता है, तो यह आपके लिए समस्याग्रस्त है। इससे हमें बचने का प्रयास करना है, ठीक है। यानी कि जॉइंट्स मूवमेंट हो, फ्रीली हो, हम आलस में न रहें। यदि आलस हमारे शरीर में है तो यह ओवरवेट से, मोटापे से ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो आप उस पर ध्यान कम दें। आप मान के चलें कि आप तो एकदम स्लिम फिट हैं। आप आज से मानना शुरू कर दीजिए, आप कहना शुरू कर दीजिए कि अरे आप क्या खूबसूरत लग रहे हैं, कितना शरीर फिट हो रहा है। आप अपने मन को यह बार बार इंडिकेट करने लगे जाइए। आप थोड़ा सा खिलखिला करके हंसने का प्रयास कीजिए, एंजॉयमेंट लीजिए, आपका शरीर वैसे ही सही होने लगेगा, लेकिन ज़बरदस्ती का नहीं, उचित माहौल के अनुसार, ठीक है। तो कुछ जोक्स पढ़ के, कुछ टीवी देख करके आप आनंदित होने का प्रयास करें, खिलखिला करके हंसे, आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। अंत में हम आते हैं योगाभ्यास पे, जो कि हमारा विषय है कि आखिर योगाभ्यास ऐसे कौन कौन से किए जाएं कि जिससे हमारा शरीर ओवरवेट ना हो, बढ़े नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, अगर हम सिर्फ अभ्यास करें और बाकी चीज़ें काम ना करें, बहुत फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ें, अति किसी का भी ना करें, अपने कंट्रोल में रहें, नियंत्रण में रहें, समय दें, कम से कम साल भर का टारगेट रखें। सबसे महत्वपूर्ण है, अभी आपका वजन या मोटापा या जो भी है, जॉइंट्स पेन है, वो यदि बढ़ गया है, समस्या है, उसको वहीं पे रोकना है। रोकना आसान है, आप अभी से लग जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, वो वहीं पे रुक जाएगा। अब यदि उसे कम करना है, पहले बढ़ने से रोकना है, फिर उसे मेंटेन करना है और न बढ़े, हमारा वेट और न बढ़े, हमारा शरीर और न फैले। बहुत सारे लोगों का जेनेटिक्स गुण होता है, खानदानी होता है, शरीर फैलता है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शरीर फूला हुआ है। बहुत सारे दुबले पतले लोग हैं लेकिन उनका वेट ज़्यादा है। बीएमआई अपना चेक करें, इंडेक्स, उस अनुसार आप चेक क्लियर कर लें कि आपका क्या है कंडीशन, उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो अभी इसे फैलने से रोकना है, दूसरा इसे मेंटेन करना है। रोकना आसान है, हम 1 महीना अभ्यास करेंगे, रोकना शुरू हो जाएगा, जीवन शैली चेंज करेंगे, रुक जाएगा। दूसरा हम काम करेंगे, उसे मेंटेन रखना है, अभी इसी पे जितना फैल गया, जितना हो गया, उसे उसी पे रोक करके रखना है। यह समय लगेगा, 6 महीना, साल भर। कम करना, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। कि आपको बिल्कुल माइनस में आना है, 0 फिगर लाना है, वो इतना आसान नहीं हो सकता है, सबसे संभव भी ना हो। समय लगेगा, श्रम करना पड़ेगा, कुछ पैसे भी खर्च करने हो सकते हैं। जी, सुशील सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जी, हमारे नियमित अभ्यासी हैं, बहुत एक्टिव हैं, बिल्कुल स्लिम और फिट हैं। जी, तो इस तरह से आइए अब हम लोग योगाभ्यास के ऊपर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा कैमरे की व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। योगाभ्यास करने के लिए हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था, और वो है एक क्रिया है जिसे हम षट क्रिया कहते हैं। तो षट क्रिया के माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। षट क्रिया में कुंजल क्रिया है। कुंजल क्रिया यानी कि वमन, उल्टी करना, वो नहीं कि हमने कुछ दूषित खाना खाया और उल्टी हो गया, ये एक प्रॉब्लम है। वमन यानी हमें शरीर के स्थूलता को, पित्त को, कफ को शरीर से बाहर निकालना है। जितने मोटे लोग हैं, अगर वमन क्रिया करने लगे, कम से कम सप्ताह में 1 बार 2 बार प्रातः काल में। धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे साथ यूं ही बने रहें और लाभ लें, असली उद्देश्य है लाभ लेना जी। तो वमन क्रिया है, कुंजल क्रिया है, इसका यदि हम उपयोग करते हैं, थोड़ा सा हम सेटिंग कर रहे हैं ताकि आप सब देख सकें, तो इसमें थोड़ी व्यवधान हो सकती है, बातचीत भी किया जा रहा है। कुंजल क्रिया यानी कि आप सुबह प्रातःकाल फ्रेश होने के बाद
कम से कम 1.5-2 लीटर पानी पिएं और अपने हाथों की उंगलियों से 3 उंगली से, और यदि गुनगुना पानी पिएं सबसे अच्छा है। हल्का सा उसमें नमक डाल लें, वो सबसे अच्छा होगा। उसका आप जितना ज़्यादा पी सकते हैं इतना पानी ले अपने शरीर में ग्रहण करें कि अब आपको और लग रहा है कि अब ज़्यादा पिएंगे तो यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इतना पानी पिएं। इतना पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, हाथों की 3 उंगलियों को लेना है और जीवा को रगड़ना है, रगड़ रगड़ के। बाबू इसे ज़्यादा सा सेट करें, या नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, चलिए हम सेट करते हैं आगे। तो वमन क्रिया करनी है, वो इस समय हम आपको दिखा नहीं सकते वमन क्रिया को। ठीक है, थोड़ा सा इसे और सेट कीजिए। जी हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला अभ्यास अगर होगा वो है कुंजल क्रिया, जिसे वमन कहते हैं। जो योगाभ्यासी लोग हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी करने का प्रयास करें कुंजल क्रिया। जल पिए पर्याप्त मात्रा में, हाथों की 3 उंगलियों को लें और जीभ को रगड़ें। जैसे जैसे हम जीभ को रगड़ेंगे हमें हल्का सा उल्टी की तरह अनुभूति होगी। आपने चूंकि ज़्यादा पानी पिया है, किसी को उंगली डालते ही जीभ में जितना अंदर डाल सकते हैं, 3 उंगलियों को फोल्ड करें। नाखून आपके कटे होने चाहिए, ये ध्यान दें। ऐसे डालेंगे, रगड़ेंगे तो आपकी उल्टी होगी। जब आप उल्टी होगी, वमन होगी, तो शरीर से जितने विष हैं, कफ दोष हैं, पित्त दोष हैं, ये बाहर निकलेगा और धीरे धीरे स्थूलता अपने आप सही हो जाएगी। कम से कम हफ्ते में 1 बार तो आप जरूर कर सकते हैं, जिनको लगता है कि ज़्यादा ओवरवेट हैं, मोटे हैं, उनके लिए। ठीक है, अगला अभ्यास होगा वो प्राणायाम सेक्शन में होगा। अग्निसार क्रिया की जाती है, आपने देखा होगा पेट को चलाने का। आप एक बार देख लें, उसके बाद हम अभ्यास करते हैं बैठे बैठे। ये पेट को चलाने का, फिर स्थिर इत्मीनान से हो जाए। पेट को अंदर बाहर करने की जो क्रिया है उसे अग्निसार क्रिया कही जाती है। आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा, वो नौली क्रिया कहलाती है। नौली क्रिया थोड़ी सी मुश्किल है। अग्निसार क्रिया सिर्फ आगे पीछे आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ऐसे शायद आपको दिख रहा हो, पेट को अंदर बाहर करना, तीव्रता आप धीरे धीरे करें, समय दें। एक चीज ध्यान दें कि समय चाहिए, समय देना होगा, इसमें पर्याप्त मात्रा में समय देना होगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 मिनट अग्निसार क्रिया कर लिया तो हमारा शरीर सही हो जाएगा। 1 मिनट कर लिया, 1 बार कर लिया, बिल्कुल सही नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इतना ही लाभकारी हो जाए, लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको समय देना होगा, और समय चूंकि अभ्यासी नहीं है तो अभ्यास में भी समय देना होगा। हो सकता है 2-4 महीना लगे अभ्यास देने में। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है, हम लोग प्राणायाम करते हैं, नियमित प्राणायाम करते हैं, जिससे हमारा मोटापा, वजन दूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए यह तब प्रभावशाली होगा जब आप कम से कम 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, 10 मिनट से कम तो बिल्कुल ही ना करें। यदि आपके पास समय हो तो आप जरूर करें। अब अचानक से 10 मिनट आप नहीं कर सकते। 10 मिनट का अभ्यास करने के लिए आपको सीखना होगा, शरीर को उस लायक बनाना होगा, तब जा करके वो अभ्यास होगा, अब जीवन में हमारे आएगा। और उसके लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे, इतना आपके पास समय है, पेशेंस है, तो जरूर ठीक हो सकता है। कुछ आसन है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी हम चूंकि बैठे हुए हैं तो बैठ के ही आसन, वज्रासन में आने का प्रयास करें। हम लोगों ने एक बार चर्चा किया था कि 5 आसन जरूर करें, जीवन शैली में अपनाएं। उसमें से एक है वज्रासन। इससे हमारा डाइजेशन सही होता है। भोजन करने के बाद वज्रासन में जरूर बैठने का प्रयास करें। अगर संभव नहीं है तो नीचे तकिया लगा लें, गद्दे पे बैठ जाएं, धीरे धीरे अभ्यास करें। 5 मिनट, 10 मिनट तक वज्रासन में, 20 मिनट, जितना देर तक बैठ सकते हैं, इससे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो वज्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे मोटापे को नियंत्रित करने के लिए। मोटापा मूल रूप से भोजन को डाइजेशन के लिए, भोजन अच्छे से पचेगा तो मोटापा, वेट कंट्रोल में रहेगा। अगला हम अभ्यास करेंगे और वो है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, मंडूक आसन, यानी पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। मोटापा 2 जगह दिखता है, एक हमारे बगल में कमर के पास फैट्स दिखता है, और दूसरा ये पेट पे सामने, ये 2 जगह दिखता है। ओवरवेट पूरे शरीर में होता है, किसी किसी के बोन में
बोन का वेट ज़्यादा होता है, बोन इंडेक्स ज़्यादा होता है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है, उसका मास ज़्यादा होता है, तो वजन बढ़ता है। अनकंट्रोल जो भी है वो समस्या है। तो अभी हम दूसरा अभ्यास कर रहे हैं। पहला अभ्यास हुआ, आप वज्रासन में देर तक बैठने का प्रयास करें, आदत डालें। दूसरा, हम मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन करने से कई लाभ मिलते हैं। बार बार करें, लगातार करें, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक करने का प्रयास करें। 5 मिनट तक मंडूक आसन करने का प्रयास करें। तो आइए मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन की कई विधियां हैं। आप हथेली को नाभि के ऊपर कर रख के धीरे धीरे लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, जितना देर तक झुके रह सकते हैं। दूसरा, मुट्ठी बांध करके ऐसे करके, बहुत ज़्यादा जो हेल्दी हैं, मोटे लोग हैं, वो दोनों अंगूठे को ऊपर उठाएं और ये नाभि के आसपास इस तरह से रखें। हम सिंपल फॉर्मेट में चलते हैं। हथेली के ऊपर, नाभि के ऊपर एक हथेली, बातचीत नहीं बाबू, धीरे धीरे। तो ऐसे लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। शायद आप देख रहे हो या सेटिंग कुछ इधर उधर हो, इसे थोड़ा और पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा और पीछे कर लें। हाँ, उठाकर, हाँ अब सही, ठीक है, उसे रहने दें। तो ये इस तरीके से आप मंडूक आसन करें। दूसरा, कमर से संबंधित अभ्यास, लेकिन अभी हम लोग अगला अभ्यास कर रहे हैं। अगला क्रियाकलाप हमारा होगा, वो होगा लेट करके हम एक अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद अंत में खड़े होकर, या अभी खड़े होकर के अभ्यास किया जा सकता है। जैसे आप करें, जिस तरीके से भी करें, जो भी अभ्यास चाहे कर सकते हैं, उस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लाभकारी होगा, अच्छा रहेगा। तो हम अगला अभ्यास करेंगे बैठ करके। पैरों को खोल लें, दोनों पैरों को, वक्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इससे हमारे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। वक्र आसन, दोनों हाथ पीछे इस तरीके से, एक पैर को क्रॉस करें और दूसरे हाथ से ये पोजीशन होगा, आप शरीर को क्रॉस करें। वक्रासन है और इसी का दूसरा रूप अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। इससे हमारे कमर के ऊपर, स्पाइनल के ऊपर, पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब ये प्रेशर पड़ेगा तो डाइजेशन सही होगा, फैट्स बर्न होंगे। बार बार लगातार कई बार करना होगा। दूसरे पैर से, ये है आराम आसन। आराम के पोजीशन में आ जाएं। बायां पैर को हमने क्लोज किया, या तो बायां यहीं पे रखा या इसे क्रॉस कर लिया, आप देख रहे हैं, या तो सामने रखें या पैर को क्रॉस कर ले घुटने के सामने। हमने क्रॉस कर लिया। अब बायां पैर को मोड़ा है, बायां हाथ पीछे रखेंगे, दाहिना हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने हाथ की केहूनी से बाएं पैर के घुटने को अंदर की ओर दबाएंगे, जिस ओर दबा हुआ ऐसे, और ये हथेली नीचे रख लेंगे या ऐसे पकड़ लेंगे, जैसे आपकी सुविधा हो। पीछे की ओर देखेंगे, तो ये लाभकारी होगा ये अभ्यास। नेक्स्ट आसनों की चर्चा हम कर रहे हैं। अगला आसन हम करेंगे, इसी का व्यवस्थित रूप है, सुधरा रूप है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक बार देख लें, हम इसका अभ्यास भी करते रहते हैं। दोनों हाथ पीछे, एक पैर को हमने हल्का सा क्लोज किया, बायां पैर को, जो दाहिना पैर को इसके अंदर से ला करके जंघे के पास एड़ी को रखा हमने। अब फिर बाएं पैर को वैसा ही क्रॉस करेंगे जैसे वक्रासन में हमने किया था। ये पोजीशन शायद आप देख रहे हैं अच्छे से, ये है मूल पोजीशन, पहला पोजीशन। अब वैसे ही हम क्रॉस करेंगे, दाहिने हाथ, बायां पैर हमने मोड़ा है ऊपर की ओर, बायां पैर का घुटना ऊपर है तो बायां हाथ पीछे रहेगा, ठीक है। दाहिने हथेली से हाथ ऊपर उठाएंगे, केहूनी से घुटने को अंदर की ओर दबाएंगे, और ये हाथ यहाँ इस तरीके से आप देखें, ये पोजीशन होगा। कोशिश करें धीरे धीरे, आसान नहीं है। वक्रासन आसान है, जिनसे ये हो सकता है, ये करने का प्रयास है। और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और धीरे से पीछे की ओर घुमाते हुए अपने दाहिने तरफ कमर के ले आएंगे, ये पोजीशन, और पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। मत्स्येंद्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्रनाथ हठ योग के बड़े योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम के ऊपर आया है। गोरखनाथ के गुरु, नाथ परंपरा के दूसरे गुरु, आदिनाथ के बाद मत्स्येंद्रनाथ के नाम पे ये बना है।
मत्स्येंद्र आसन, क्योंकि वह इसी अवस्था में साधना करते थे। ये बहुत लाभकारी है। तीसरा अभ्यास होगा चक्की चालन आसन। यह हमारे बर्न को तेजी से, फैट्स को, बर्न को, कमर को ये अभ्यास करें। तो चक्की चालन आसन नियमित हम अभ्यास करेंगे। एक चीज़ समझ लें कि हमने 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया और हम सोचे कि हमारा अभ्यास हो गया और इससे मोटापा नियंत्रित हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप पर्याप्त समय दें, जो समस्या है उसके ऊपर फोकस करें। कम से कम कोई भी अभ्यास 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगातार। अब चक्की चालन आसन कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास करें, जरूर लाभ होगा। किसी कार्य को फोकस करेंगे वो बेहतर होगा, उसको प्रभाव डालेगा। लेकिन हम सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोग आधा से 1 मिनट चक्की चालन आसन कर लें। इससे पूरी तरह से बिना घुटने को मोड़े हुए, बिना कलाई को मोड़े हुए, जितना आगे जा सकते हैं और जितना पीछे जा सकते हैं। और यही अभ्यास क्रॉस में भी करना है, उल्टा। और यही अभ्यास पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो आपको जिस तरीके से सूट करे, हमारे इससे, इस अभ्यासों से कमर के ऊपर, साइड में, अमाशय पे, पेट पे असर पड़ेगा और इससे फैट्स बर्न होंगे, भूख लगेगी। रिवर्स डायरेक्शन में भी करें यह अभ्यास। ऐसे जितना आगे जा सकते हैं, जितना पीछे, बेहतर होगा। दोनों पैरों को जोड़ के ही करें, आसानी से कर सकते हैं। हस्त उतान पाए, इस तरह से ये अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा, लगातार, बार बार ऐसा अभ्यास करें। इससे हमारे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने का प्रयास करें जितना हो सकता है। अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन जो मोटे लोग हैं उनसे हो ही नहीं सकता। इसलिए जिनसे हो सकता है वो करें, जो नहीं हो सकता है वो करने का प्रयास करें। तो उसके लिए हथेली को ऊपर और नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा, धीरे धीरे। अब जो इतना ही प्यास सकते हैं वो धीरे धीरे आगे झुके, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी लाए, जॉइंट्स मूवमेंट करें। तो धीरे धीरे अपने आप सही होगा। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे ऐसे, और एक एक पैर को ऊपर नीचे। सबसे पहले एक एक पैर को ऐसे ऐसे, लेकिन ज़्यादा समय तक हवा में दोनों पैर कर लें और बारी बारी से ये अभ्यास करें। ऐसे ऐसे ऐसे, पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दोनों पैरों से करें। आप देखिए, महसूस कीजिए, बार बार करें, लगातार करें। पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पेट की चर्बी बर्न होगी, मोटापा धीरे धीरे दूर होगा, ओवरवेट कम होगा। तो ये अभ्यास आप चाहें तो पैर को गोल गोल घुमा सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। एक पैर से सबसे पहले घुमाइए, दूसरे रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे दूसरे पैर को घुमाइए। समय देना होगा, क्योंकि हम लोग की चर्चा ज़्यादा हुई, चर्चा का ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसके ऊपर समय थोड़ा कम देंगे। हम फास्ट तरीके से करेंगे। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाइए ऐसे, यदि घुमा सकते हैं, अचानक से नहीं। ध्यान दें, अचानक से नहीं करें कोई भी अभ्यास, धीरे धीरे सहजता से करें। इसीलिए योगाभ्यास में समय दिया जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, और यह लगातार करने का प्रयास है। ऐसा नहीं कि हम बस 2 मिनट के लिए गए और स्वस्थ होकर के आ गए। जो शॉर्टकट के चक्कर में है वो कभी सफल नहीं हो सकता। शॉर्टकट बहुत खतरनाक है। बहुत तरह के विज्ञापन आते रहते हैं कि 30 दिन में 30 किलो वजन कम करें, बहुत खतरनाक है, इससे बचने का प्रयास करिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि 30 किलो वजन बढ़ने में कम से कम 10 साल लगा है। तो आप 1 साल तो समय दें, कंट्रोल होगा, जरूर होगा, कंट्रोल होगा। आगे अगला अभ्यास हम करेंगे, पेट के बल आ जाएं मकरासन में। सबसे पहले मकरासन में लेट जाएं, और दूर करने के लिए भुजंग आसन, और उसके साथ में भुजंग आसन का एक स्टेप बहुत लाभकारी होगा। भुजंग आसन करने का प्रयास करें, दोनों हथेलियों के। भुजंग आसन के कई तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले ऐसे हम नियमित भुजंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं।
10 बार, 15 बार, 20 बार अभ्यास करने का प्रयास करें। फिर दोनों हथेलियों को छाती के पैरेलल ले आएं, इतना अभ्यास करें ऐसे। और सबसे बेहतरीन उपाय होगा, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रख लें। और अब शायद आप देख रहे हैं, कोई समस्या हो तो बताएं। जी हाँ, सही है। ये अभ्यास यहाँ पे ऐसे एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, और बार बार लगातार 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अपनी क्षमता को देखते हुए। हमें अपनी क्षमता को डेवलप करना है, समय को बढ़ाना है, 10 मिनट से शुरू करना है। तो ये बैठ करके लेट करके अभ्यास हुए, ठीक है। एक अभ्यास जिसका हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, और वो है जो जीवन शैली में अपने जीवन में अपनाना है, उत्कट आसन में बैठने का प्रयास करें। जितने भी लोग उत्कट आसन में, जो मित्र हमारे अभी उस रेंज में नहीं गए हैं, जिन्हें ओवरवेट मोटा कहा जाएगा, प्रकृति है, जीवन शैली है, बदलती है, वो बदलेगा ही। उत्कट आसन में बैठने का प्रयास करें, बहुत सही रहेगा। पेट बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन यदि निकल गया है किसी का, या ओवरवेट हो गए हैं, कोई अन्य कारण है, तो धीरे धीरे प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस अवस्था में बैठ नहीं सकते, उनके लिए एक अभ्यास है, कोशिश करें करने का। तो खड़े हो जाए सबसे पहले, ठीक है, और आगे की ओर झुक जाए, घुटने के ऊपर हाथ रख ले ऐसे। तो अभी ये अभ्यास करें। जब इस अवस्था में हम आ जाएंगे तो धीरे धीरे घुटने को मोड़ने का प्रयास करेंगे, हल्का हल्का ऐसे ऐसे। आप ऐसे देख लें, इस तरीके से धीरे धीरे जितना हो सकता है लगातार अभ्यास करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से बस बैठे और खड़े हो गए, बैठे और दोनों हाथ घुटने के ऊपर, बैठे और खड़े हो गए ऐसे, ये स्थिति। जी हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। शायद आपने भुजंगासन को अच्छे से नहीं देख पाया, कैमरा सेट नहीं था, मुझे पता नहीं चला। आप बात कर सकते हैं। आप भुजंगासन नियमित अभ्यास करते हैं, भुजंगासन का ढेर सारे लोग जानते हैं। इसके आगे जो अगला अभ्यास होगा, आप कर सकते हैं दंड बैठक का। तो ये दंड बैठक ऐसे 50 बार, 100 बार, 100 टाइम्स दंड बैठक करने का प्रयास करें। महीना दिन लगेंगे, 2 महीना लगेंगे। तो ये दंड बैठक करने से हमारा वेट कंट्रोल रहेगा, शरीर फैट्स बर्न होंगे, अन्य चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है। अब आखिरी कुछ अभ्यास खड़े होकर के, और खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ आसन, ठीक है। ताड़ आसन और तिर्यक ताड़ आसन हम नियमित इसका अभ्यास करते हैं। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, ये अभ्यास। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है, योगाभ्यास है, जिससे हमारा पूरा शरीर, पूरा एक कंप्लीट योगाभ्यास कहा जाता है। तो सूर्य नमस्कार के ऊपर ध्यान दें, अभ्यास करें, लगातार प्रयास करें। मुझे पूरी आशा है कि हम अगर इन सारे उपायों को अपनाते हैं तो हमारा मोटापा, जॉइंट्स पेन और ओवरवेट, ये तीनों ही कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे अभी एक चीज छूट रहा है, अंत के लिए हमने छोड़ा था, पसीना नहीं निकला इतना करने से। अगर आपने 1 घंटे अभ्यास किया और पसीने से स्नान कर लिया तो आपके लिए पर्याप्त है। आपके पास समय नहीं है उतना, आधे घंटा समय है, तो क्या करें। तो सबसे पहले जॉइंट्स मूवमेंट करना है, आसन करने हैं, लेकिन पसीना नहीं निकला। उसके लिए क्या करें, जॉगिंग एक ऐसा उपाय है अपने आप को फिट रखने का। रस्सी कूदना ऐसा उपाय है जिससे हमारा कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, शरीर की ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी लॉस होती है। तो ये अभ्यास करना है। तो आप जॉगिंग करें। हमारे पास इस समय नहीं है उतना, हम लोग नियमित अभ्यास करते रहते हैं। जॉगिंग के सारे स्टेप को अपनाएं। तो जॉगिंग के स्टेप को आप अपनाएं। हाँ, ये भी अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉगिंग कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट समय दें जॉगिंग के ऊपर। फिलहाल हमारे पास वो समय नहीं है कि हम जॉगिंग का समय दें। तो अभी हम लोगों को अपने बातचीत को, क्रियाकलाप को यहाँ पे समाप्त करना होगा, लेकिन एक प्राणायाम के साथ समाप्त करेंगे, और वो है
कपालभाति, और उसके बाद हम अपने आसन को यह समेटेंगे। आज का वार्तालाप यहीं पे पूरा होगा, तो आप आराम से बैठ जाएं। कम से कम 1 मिनट हम लोग कपालभाति करेंगे। मोटापे से संबंधित रिलेटेड हैं आसन, षट क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, जॉगिंग इत्यादि के साथ साथ कपालभाति। ये क्या कर रहे हैं, जाइए आप। चलिए, तो अब हम लोग कपालभाति करते हैं। हो सकता है हमसे कुछ छूट भी गया हो। यदि कोई चीज़ छूट जाएगी, हम इसे बाद में ऐड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा ध्यान देने का। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को रखें, हम उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोई ज़्यादा समस्या है, आप मिलने की कोशिश करें। आप अपने जीवन शैली को, दिनचर्या को नोट डाउन करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजने का प्रयास करें। अधिकांश लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, जिनके पास नहीं है वो कृपया नोट कर सकते हैं। 7752801014। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा, अब हम लोगों के ऑफिशियली कार्य धीरे धीरे प्रारंभ हो गए हैं। नौकरी पे हम लोग ड्यूटी पे जाना प्रारंभ कर दिए हैं, तो हो सकता है आगे टाइमिंग में या किसी सिस्टम में बदलाव हो, तो उसकी हम सूचना आगे जरूर प्रेषित करेंगे। फिलहाल अगला अभ्यास करेंगे, हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, शांति पाठ करेंगे और आज के सेशन का समापन करेंगे। तो चलिए हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। घर्षण उत्पन्न करें। योगाभ्यास के पश्चात
हमें न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, बल्कि हमें सामाजिक दायित्वों को भी निर्वाह करना है। देश के प्रति भी एक सच्चे नागरिक की जिम्मेदारी को निभाना है। तो हमें एक सच्चे नागरिक की तरह अपने संविधान का अनुसरण करना है, श्रेष्ठ साबित करना है देश को। संविधान के प्रस्तावना का वाचन, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति। तो चलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और गणराज्य बनाने करने वाली बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 को एकता द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार और खड़े होके सबको सुना के जी। राखी, एक बार और आइए बेटा। चलिए। राखी, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगी। राखी, ठीक है, चलिए। ओके। तो यहीं पे आपको याद नहीं है ना कितना खूबसूरत बच्चे लोग खड़े होके फेसबुक पर करते हैं। हर चीज